आगे समझिए, इसी चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में है, ये थोड़ा सा पोर्शन बचा है, इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या चीज़ कि देखिए, जब किसी भी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाया जाता है तो वो धातु या तो धनावेशित हो जाती है और या ऋणावेशित हो जाती है। उस आवेश को घेरने के लिए विलयन से विपरीत आवेशित आयन इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर यानी आवेश की एक दोहरी परत उत्पन्न हो जाती है। और ये विभवों का जो अंतर है यही कहलाता है उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव। जैसे उदाहरण के लिए कॉपर धातु की छड़ को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाएं। ये मान लीजिए कॉपर धातु की छड़ है और इस कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसी पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको डुबा दिया, तो ये कॉपर धातु की छड़ धन आवेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है? धन आवेशित। इस प्रकार से इस छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस धन आवेश को के साथ में विपरीत आवेशित आयन यानी सल्फेट आयन यहां इनके साथ विलयन में इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहां पर धातु और विलयन के मध्य ये जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, आवेश का जो अंतर उत्पन्न हुआ है, यही कहलाता है कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आया? तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के किसी जलीय विलयन में डुबाया जाता है तो वो धातु की छड़ या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है। और इस तरीके से ये जो विभवांतर उत्पन्न होता है किसके बीच में? उस छड़ और विलयन के मध्य में, यही कहलाता है उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव। अब आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान रखें, इसको E0 से या तो ऊपर या नीचे एक छोटी सी जीरो लगा देते हैं, इससे प्रकट करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या चीज है? मानक परिस्थितियों में जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वही कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक परिस्थितियां क्या हैं? यहां पर तीन ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको हम केल्विन में करेंगे तो 273 जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है? 298 केल्विन। इतना तो टेम्परेचर होना चाहिए। और किसी शुद्ध धातु की छड़ को उसके लवण के 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबाने पर क्या परिस्थिति हो गई? 3 आयन कितने होने चाहिए विलयन में? 1 मोलर धातु आयन सांद्रता का विलयन हो, उसमें डुबाएं शुद्ध धातु की छड़ को इस कंडीशन में। तो ऐसी परिस्थिति में छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो कहलाता है उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको कैसे करेंगे डिफाइन कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी शुद्ध धातु की छड़ को 1 मोलर आयन सांद्रता के विलयन में डुबाने पर छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और किससे प्रकट करते हैं? E0 से। तो मानक परिस्थिति ध्यान रखना, ये डेफिनेशन है, इसी से मिलती जुलती ये है। इसमें क्या है? केवल मानक परिस्थिति कर दी है। एक तो ताप पर निर्भर करता है, ये एक आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है और धातु की शुद्धता पर निर्भर करता है कि इतने टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी केल्विन में बताएंगे तो 298 केल्विन ताप पर किसी शुद्ध धातु की छड़ को उसके लवण के 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबाने पर छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो कहलाता है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव। और E0 से प्रकट करते हैं, या तो ऊपर को या नीचे को एक जीरो लगा देते हैं। अब यहां पर
बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है एक विद्युत रासायनिक श्रेणी। ध्यान देंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको ECS भी कहते हैं। E फॉर इलेक्ट्रो, C फॉर केमिकल और S फॉर सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के भी आपको बहुत काम आएगी। ध्यान देंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या चीज है। विभिन्न धातुओं को, बहुत सारी धातुओं को यदि उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उससे एक श्रेणी प्राप्त होती है, और जो इस तरीके से श्रेणी प्राप्त होती है वो ही कहलाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। आप तरह तरह के राइटर्स की, अलग अलग राइटर्स की किताब पढ़ेंगे तो उसमें घुमा फिरा कर दे दिया है। किसी ने दे दिया है कि मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में, किसी ने दे दिया है मानक ऑक्सीकरण विभव के घटते क्रम में। दोनों ही ठीक हैं। अब मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव ये होते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो हम अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव इनमें अलग अलग ना कर किससे कर दें, मानक इलेक्ट्रोड विभव के हिसाब से कर दें। क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। अपचयन की अभिक्रिया का मानक अपचयन विभव कहलाता है और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया का मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। तो मानक ऑक्सीकरण विभव तो है घटते क्रम में और मानक अपचयन विभव है बढ़ते क्रम में। तो आप बढ़ते क्रम और घटते क्रम को भी छोड़ दें, उसमें भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। केवल क्रम में कह दीजिए, किसके में, मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर, रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वो कहलाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में रखा गया है। किस तरीके से रखा गया है ये आप देख लीजिए, एक बड़ी सीरीज है, ये याद रखनी होगी आपको। इस तरीके से है, ये क्या है, लिथियम सबसे ऊपर, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम, हाँ तभी तो क्रम बिगड़ गया। ये 1 मिनट देखिए ध्यान से, ये है लिथियम, देखिए धातुएं, ये दिखाई दे रहा है वीडियो में यहां तक। इसके बाद में हाइड्रोजन आती है। पीबी से नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, पीबी दे रहा है तो देखिए पीबी से नीचे हाइड्रोजन है। अब इससे नीचे 5 धातु और हैं। एक तो कॉपर है, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। इनको इसके नीचे बना लेना, क्योंकि मैं यहां से नीचे लिखूंगा तो वीडियो में नहीं आने का, दिखाई नहीं देगा। पीबी के नीचे है हाइड्रोजन, अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो देख लेना। और उसके नीचे कितनी धातुएं हैं, ये 5, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये धातुएं हैं। विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। ध्यान करना, ये तो है धातु। इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, धातु, और एक है मानक ऑक्सीकरण
विभव, और दूसरा है मानक अपचयन विभव। मानक आक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव की वैल्यू बिल्कुल बराबर होती है, केवल चिन्ह विपरीत होता है। जैसे लिथियम का मानक आक्सीकरण विभव 3.04 वोल्ट होता है प्लस में, लेकिन मानक अपचयन विभव ये माइनस में 3.04 वोल्ट होता है। जैसे पोटेशियम है, इस पोटेशियम में पोटेशियम धातु का मानक आक्सीकरण विभव प्लस में 2.98 वोल्ट होता है, तो मानक अपचयन विभव माइनस में 2.98 वोल्ट होता है। बेरियम है तो इसका प्लस में 2.92 वोल्ट होता है, तो इसका माइनस में 2.92 वोल्ट होता है। अब आप देखेंगे, अगर इसके क्रम में देखेंगे आप मानक अपचयन विभव के में, तो माइनस 3.04 से अधिक वैल्यू है 2.98 की, क्योंकि माइनस में है। ध्यान रखना, नहीं तो फिर सिर पे से जाएगी तुम्हारे बात। तो इधर इससे ये वैल्यू ज़्यादा है और इससे ये वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ ये बढ़ते बढ़ते हाइड्रोजन का हो जाता है 0। देखिए बढ़ रहा है, ठीक है। और इसके नीचे क्या आता है, ये कॉपर, इसका हो जाता है फिर धनात्मक, ये बढ़ता है। तो अगर हम मानक अपचयन विभव के क्रम में बताते हैं, जैसा अभी डेफिनेशन में समझाया था, तो उसमें कहेंगे मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में है ये माइनस 3.04 से बढ़ता बढ़ता कितना हो गया 0, और फिर नीचे धनात्मक इन 5 धातुओं में। लेकिन अगर मानक आक्सीकरण विभव के क्रम में देखें तो प्लस में 3.04 से कम है 2.98 वोल्ट, और इससे कम है ये, और ये कम होता 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 यहां पर कितना हो जाता है हाइड्रोजन का 0, कम हो रहा है ना। और इसके नीचे जो कितना आएगा, इसके नीचे आएगा वो माइनस में, इस तरीके से। समझ में आ गया। तो दोनों तरीके से डेफिनेशन मिलेंगी। इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको याद रखना है इस क्रम को। इन वैल्यूओं को केवल समझाने के लिए मैंने आपको बताया है कि मानक आक्सीकरण विभव के घटते क्रम में है और मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में है। लेकिन आप अगर डेफिनेशन को करें तो इस तरीके से याद रखें, विद्युत रासायनिक श्रेणी की डेफिनेशन, कि विभिन्न धातुओं को उनके मानक आक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में, अब क्रम दोनों तरीका हो गया, मानक आक्सीकरण विभव का घटता क्रम, लेकिन मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम। तो आप ना मानक आक्सीकरण विभव बोलें ना मानक अपचयन विभव बोलें, केवल क्या बोलें, मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वो श्रेणी कहलाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। वो क्रम आपने याद करना है। अगर आपने ये क्रम याद रख लिया तो कम से कम 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है, उसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर देंगे। समझा गया। तो अब इसमें मुख्य रूप से 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो एक तरीके से विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग है। नोट करेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग या एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कौन कौन से हैं वो उपयोग? वो हैं तो मैं आपको बता रहा था विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। इसके 5 मुख्य उपयोग हैं। नंबर 1 है धातुओं की सक्रियता। नंबर 2 धातुओं का विस्थापन। नंबर 3 धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन।
नंबर 4, धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन। और नंबर 5 है धातु ऑक्साइडों का स्थायित्व। ये 5 मुख्य उपयोग हैं। नंबर 1 है धातुओं की सक्रियता। नंबर 2 धातुओं का विस्थापन। नंबर 3 धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन। नंबर 4 धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन। और नंबर 5 है धातु ऑक्साइडों का स्थायित्व। इनको अगले वीडियो में फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे।